देखो आज के क्लास में हम लोग करेंगे AS18। AS18 का मतलब होता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का मतलब हुआ कि मान लो कि तुम्हारा किसी एक ही आदमी से बार बार लेन देन हो रहा है, बार बार लेन देन हो रहा है, ठीक है। और वो आदमी जो है वो एक कस्टमर है। तो तुम मान लो तुम्हारा एक जो है, तुम्हारा एक चाय का दुकान है, ओके, चाय का दुकान है जिसमें कस्टमर आता है, डेली चाय पीता है। तो तुम क्या हर एक कस्टमर के बारे में लिखते हो कि राम इतनी बार पिया, मुकेश इतनी बार पिया, रमेश इतनी बार पिया? नहीं लिखते हो, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर ये कहता है कि अगर आपका जितना भी धंधा का ट्रांजेक्शन है वो अगर नॉर्मल कस्टमर के साथ होता है तो उसको मत लिखिए। लेकिन अगर कोई आदमी आपके धंधे पर कंट्रोल कर रहा है या आपके धंधे के साथ वो इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, तो उसके साथ आपका जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको आप लिख करके अलग से बताइए। समझ में आया? अब मान लो कि मुकेश अंबानी जो है वो अगर रिलायंस से बार बार कोई सामान खरीदेंगे रिलायंस से, तो वो उसका पैसा दिए कि नहीं इस बात पे डाउट रहेगा, क्योंकि वो तो कंट्रोल करते हैं उसको। समझ में आया? अब मान लो कि कोई रिलायंस का एसोसिएट है जो कंट्रोल तो नहीं करता लेकिन इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, वो अगर रिलायंस से बार बार सामान खरीद रहा है तो वो सही से पैसा दिया कि नहीं, सही दाम दिया कि नहीं, इसको तो शेयर होल्डर को, मतलब शेयर होल्डर के लिए, ऑडिटर के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर ये कहता है कि भैया आपका अगर नॉर्मल कस्टमर आपके दुकान में आके सामान खरीदता है तो उसके साथ आपका क्या डील हुआ ये तो इंप्लाइड है, आप उससे पूरा पैसा लिए ही होंगे। लेकिन कोई ऐसा आदमी आपसे आकर के सामान खरीदता है जो आदमी या तो आपके बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है या तो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस का मीनिंग अभी हम बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। जस्ट तुम लोग को एक एग्जांपल देकर के समझा रहे हैं, या तो वो कंट्रोल कर रहा है या तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसके साथ जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ ना उसको अलग से आप बताइए। ऑडिटर उसको अलग से चेक करेगा कि उसके साथ आपका सब कुछ ट्रू एंड फेयर ट्रांजैक्शन हुआ था कि नहीं, क्योंकि डाउट रहता है ना। मान लो तुम अपने पापा की दुकान में जाकर के तुम सामान लेकर के आओगे तो इस बात का 99% श्योरिटी है कि तुम पैसे नहीं दिए होगे। तो हम एज अ ऑडिटर जाएंगे चेक करने के लिए, तो हम चेक करेंगे कि रोहित पैसा दिया था कि नहीं, ऑनलाइन दिया था कि कैश दिया था, ऑनलाइन दिया था तो उसका रिकॉर्ड दिखाइए, कैश में दिया था तो उस दिन कैश बढ़ा था कि नहीं। क्योंकि कोई भी, मतलब जो आदमी कंट्रोल करता है और उस आदमी का रिलेटेड, जो उस आदमी का रिलेटिव्स है, इस दोनों में से कोई भी अगर उस कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो उसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दैट इज द रूल ऑफ AS18। समझ गए? AS18 ये कहता है कि किसी भी बिजनेस के लिए कौन कौन रिलेटेड पार्टी है, भाई साहब पहले वो जान लीजिए आप। उसका डेफिनेशन अभी तुम लोग को हम बताने वाले हैं। और वो रिलेटेड पार्टी उस बिजनेस के साथ जो जो ट्रांजेक्शन करता है उसको आप डिस्क्लोज करिए। अब तुम बोलोगे क्या डिस्क्लोज करना है, वो क्या खाता है क्या पहनता है, ये नहीं। हम तुमको अभी 8-10 आइटम बताएंगे, उसके बारे में तुमको वो 8-10 आइटम का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल वो कितना क्वांटिटी खरीदा, किस प्राइस पे खरीदा, समझ गए, क्या क्वालिटी का खरीदा। वैसे ही 10-15 ठो है, वो हम तुमको नाम बता देंगे, वो तुमको एक बार जान के रखना पड़ेगा कि वो आदमी जो आपके साथ सामान खरीदा उसके बारे में क्या क्या बताना है आपको। समझ गए? समझ में आ रहा है पूनम? तो चलो अब हम तुम लोग को बताते हैं। सबसे पहले जो हैंड रिटन नोट्स है वो आप लोग एक बार देखते हुए रुको, एक बार नीचे आओ। देखो सबसे पहला है, ऊपर में हम लिखे हैं कि हम लोग के सिलेबस में है हु आर रिलेटेड पार्टीज, सबसे पहला। दूसरा है एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, और तीसरा है डिस्क्लोजर क्या है। सबसे पहला हम लोग ये जानेंगे कि रिलेटेड पार्टी है कौन। दूसरा है कि कौन कौन ऐसा आदमी है जिसके साथ कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। मान लो एग्जाम्पल से अभी हम समझाएंगे, मगर तुम ऐसा समझो कि तुम्हारा किसी ऐसे आदमी के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसको अगर तुम डिस्क्लोज कर दोगे तो तुम्हारा बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा। समझ गए? वो आदमी कौन कौन है ना, इंटरेस्टिंग है। वेट करो, 5 मिनट के अंदर बताएंगे कि वो आदमी कौन कौन है जिसके साथ तुम्हारा ट्रांजेक्शन होगा, और वो आदमी आप तुम्हारे बिजनेस को कंट्रोल भी कर रहा है या इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, फिर भी तुम डिस्क्लोज नहीं करोगे। तुम बोलोगे हम तो नहीं बताएंगे उसके साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ। वो कौन कौन है, थोड़ा वेट करो, हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है रिलेटेड पार्टी का क्या मतलब होता है, ठीक है। यहाँ जो इंग्लिश में लिखा हुआ है सिर्फ आप लोगों को वही ये करना है, समझना है। ये जो हिंदी हम लिखे हैं ना वो आप लोग के समझाने के लिए, इससे पहले वाले बैच को जो पढ़ाए थे ना उस टाइम हम ये हिंदी लिखे हुए थे ताकि पढ़ाने टाइम में यूज करेंगे। तो रिलेटेड पार्टी मीन्स where one party has ability to control or exercise significant influence over another party at any time during the year। यही है रिलेटेड पार्टी का मतलब, कि अगर कोई आदमी किसी भी कंपनी को 1 सेकंड के लिए भी कंट्रोल किया था। मान लो तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते जा रहे हो और उस कंपनी के 49% के मालिक हो गए, समझ गए, और तुम्हारे पास एक बार पैसा आया, तुम उस कंपनी का कुछ और शेयर खरीद लिया और तुम उस कंपनी का 51 शेयर के मालिक हो गए, 51% के मालिक हो गए, ठीक है। और अगले दिन तुम्हारा फिर से पैसे का जरूरत पड़ गया और तुम उसका थोड़ा शेयर बेच दिए, तो तुम फिर से 48 या 49% पे आ गए। तो तुम क्या आधा मिनट के लिए भी उस कंपनी का 51% शेयर होल्ड किए थे, यस या नो? अगर किए थे तो उस आधे मिनट के अंदर क्या तुम उस कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन किए थे, यस या नो? अगर किए थे तो तुमको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बोल रहा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक साल के एक सेकंड के लिए भी अगर उस कंपनी के को आप अपने कंट्रोल में कर लिए थे, बिकॉज आपका वो सब्सिडरी बन गया था, समझ गए, आप उसका 51% होल्ड किए, तो एक सेकंड भी अगर ऐसा है तो आप उसको डिस्क्लोज करिए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि जो हम ऊपर में डेफिनेशन यूज किए हैं, एट एनी पॉइंट, हम यहाँ पे
हम वर्ड यूज किए ना पहला वाला डेफिनेशन में, पहला वाला डेफिनेशन में हम सेकंड लाइन में यूज किया कंट्रोल और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो कंट्रोल का वर्ड, कंट्रोल का मीनिंग अब समझाते हैं, फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब बताएंगे, ठीक है। कंट्रोल का मतलब होता है कि वो आदमी के पास एक सेकंड के लिए ही भले, ठीक है, वो उस कंपनी का 51% वोटिंग पावर या उससे ज्यादा उस आदमी के पास अधिकार था, समझ गए। मोर देन 51 मतलब मोर देन 50% वोटिंग पावर उसके पास था। यानी किसी आदमी के पास उस कंपनी का अगर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले वोट किया जाता है, और उस आदमी के पास 50% से ज्यादा का पावर है, तो वो आदमी उस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, ये समझ लो। मान लो कि अगर वो कंपनी सिर्फ फोन बेचता है और उस कंपनी को पेन भी बेचना है, तो जैसे ही रेजोल्यूशन पास करेगा और वो आदमी अकेले बोल देगा कि हम इसमें जो है वो नहीं मानते हैं, पेन नहीं बेचना चाहिए, तो नहीं होगा, क्योंकि 50% से ज्यादा जो है वो हाँ होना चाहिए, तभी वो चीज पास होता है, समझ गए। इसका मतलब वो आदमी इनडायरेक्टली कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, वो चाहेगा तभी कोई काम होगा, वो चाहेगा तो नहीं होगा। तो पहला है कि कंट्रोल कैन बी ड्यू टू 50% से ज्यादा अगर मेरा उस कंपनी में वोटिंग पावर है, मेरे पास उसका राइट है, ऑनरशिप है हम। दूसरा, पावर टू कंपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, या तो उस आदमी के पास उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो जो बोल देगा वो मानना पड़ेगा। मान लो कि मुकेश अंबानी उस कंपनी के ऑनर है, ठीक है, लेकिन शेयर वेयर कुछ होल्ड नहीं करते हैं, कुछ होल्ड नहीं करते हैं शेयर, ठीक है। और रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान लो कोई भी है, तुम हो पूनम, तुम हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन मुकेश अंबानी जो तुमको बोल देंगे ना वो तुमको करना पड़ेगा। इसका मतलब वो आदमी उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, या तो उस कंपनी के वोटिंग पावर का 50% से ज्यादा का वो कंट्रोल कर रहे हैं, या तो उस कंपनी के डायरेक्टर को वो कंट्रोल कर रहे हैं, या तीसरा है कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द पावर टू डायरेक्ट फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग मैटर ऑफ द कंपनी, ठीक है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब होता है 20% या उससे ज्यादा, ठीक है। देखो, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि उस कंपनी का जो भी फाइनेंशियल मैटर होता है या ऑपरेटिंग मैटर होता है, उसमें उस आदमी का एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रहता है, वो आदमी से बिना पूछे जो है वो काम नहीं हो सकता। अब तुम बोलोगे ना कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, उस आदमी का उस कंपनी में 20% या उससे ज्यादा इंटरफेयर है, ये समझ लो, शेयर में, ओके। तो उस आदमी से पूछा जाएगा कि ये खरीदे कि नहीं, ये बेचे कि नहीं, समझ गए। तो तीसरा वाला हम क्या बताएं, पावर टू डायरेक्ट फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग मैटर ऑफ द कंपनी। कंपनी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, उसमें डायरेक्टली इस आदमी का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, यानी उस आदमी का उसमें 20% तक पैसा लग रहा है, समझ गए। कंपनी अगर 1 करोड़ में कुछ खरीदता है, तो उस आदमी का उस कंपनी में 20% तक शेयर में इन्वेस्टेड है, यानी 20% तक का मालिक वो भी है। इसका मतलब है कि वो आदमी इस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, ये समझ लो। वो ना बोलेगा तो नहीं होगा वो काम, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बोल रहा है कि जो दूसरा वर्ड हम यूज किए थे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, 3 नंबर पॉइंट, उसका क्या मतलब है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, समझ गए। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं होता है कि तुम उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हो। इसका ये मतलब होता है कि पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल ऑपरेटिंग मैटर सच पावर इज ऑब्टेन्ड विथ 20% और मोर वोटिंग पावर। अब ये समझ लो बाबू कि अगर कोई आदमी किसी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है, तो भी वो उस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा, या तो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो कंट्रोल कर रहा है समझा करके कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो भी वो कंट्रोल कर रहा है। तीसरा, अगर वो उस कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर नहीं खरीदा है, 50% से ज्यादा, लेकिन उस कंपनी में उसका 20% तक इन्वेस्टमेंट है, तो वो काफी कुछ इंफ्लुएंस कर सकता है, समझ में आया। मान लो जोमेटो का अगर 20% शेयर या 21% शेयर तुम्हारे पास है पूनम, तुम अचानक मार्केट में बेच दिए 20% शेयर, जोमेटो का मार्केट वैल्यू गिर जाएगा, समझ गए। अचानक लोगों को लगेगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कि इसका शेयर इतना ज्यादा मार्केट में बिकने के लिए कैसे आ गया, समझ गए। तो जो चीज बहुत टफ रहता है वही महंगा रहता है, और जो बहुत ज्यादा मार्केट में आ जाता है लोग समझते हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, लगता है कहीं कोई छिपकली निकल गया या कंपनी का इंसॉल्वेंट होने वाला है, कुछ तो बहुत बड़ा रेड पड़ने वाला है, इसलिए जिसके पास इतना ज्यादा शेयर था 20% वो बेचने के लिए आ गई, उसका शेयर प्राइस बहुत गिर जाएगा। तो तुम उस कंपनी को इन्फ्लुएंस किए कि नहीं, प्रभावित किए कि नहीं। कहने का मतलब है कि अगर 20% या उससे ज्यादा है कंट्रोल तुम्हारे पास, तो तुम उस कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे ना, तुम रिलेटेड पार्टी माने जाओगे, समझ गए। अब कोई नॉर्मल आदमी है, तुम 50,000 का सामान खरीदो, नॉर्मल आदमी 5 करोड़ का सामान खरीदा, लेकिन उस कंपनी का शेयर वेयर में उसका 20% तक नहीं है, और ना ही उस कंपनी का 51% से ज्यादा है, ना ही उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, वो एक कस्टमर है बस, तो उसके साथ डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। अगर वो 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करता है, तो वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डाल रहा है, प्रभावित है उससे कंपनी, या तो 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है, और या नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो कंट्रोल कर रहा है। इस तीनों में से कोई एक कंडीशन होने पर फुलफिल, उस आदमी के साथ हुए ट्रांजेक्शन को कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भैया देखिए मेरा रिलेटेड पार्टी लोग ये हैं, समझ गए। हाँ 3 है, अभी कुछ और बताएंगे थोड़ा आगे। देखो यहां पर बोल रहा है कि एंटिटी अंडर इन्फ्लुएंस आर कॉल्ड एसोसिएट। मतलब अगर मान लो कि तुम जो है वो पूनम जो है, हम यहां पर लिख के बताते हैं, ठीक है, पूनम जो है
वो स्नेहा स्नेहा के लिमिट स्नेहा के कंपनी में 20% होल्ड करती है, तो तुम उसको एसोसिएट बोलोगी। समझ में आया? समझ गए? वो भी तुमको एसोसिएट बोलेगी, लेकिन तुम लीगल राइट तुम्हारे पास एसोसिएट का है। समझ में आया? तुम उसको एसोसिएट बोलोगी। क्लियर है? वो नहीं बोलेगी लीगली, वो कहीं तुम्हारे लिए एसोसिएट वर्ड यूज नहीं करेगी, तुम करोगी कि वो मेरी एसोसिएट है। समझ गए? तुम अगर उसकी कंपनी में 50% से ज्यादा ये लगाओगे पैसा, तो तुम उसको सब्सिडरी बोलोगी, वो तुमको होल्डिंग बोलेगी, वो तुमको सब्सिडरी नहीं बोल सकती है। समझ गए? क्लियर है ना? हाँ हाँ, तो यही हम यहाँ पर बोलें कि अगर तुम कहीं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डाल रहे हो तो तुम उसको एसोसिएट बोल सकते हो, और तुम कहीं कंट्रोल कर रहे हो तो तुम उसको सब्सिडरी बोल सकते हो। ठीक है? यहाँ तक कोई हैंड रिटन नोट्स में कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है फॉलोइंग आर 5 रिलेशनशिप हैज बीन इंक्लूडेड। यहाँ पर 5 रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। पहला, इंटरप्राइज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर कंट्रोल और अंडर कंट्रोलिंग और आर अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। अब देखो, हम तुमको एग्जांपल से नीचे लिखे हुए हैं, उम्मीद करते तुम लोग लिखे होंगे। ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड में 60% शेयर होल्ड करता है, इसका मतलब वो डायरेक्टली होल्ड कर रहा है, डायरेक्टली। यहां पर डायरेक्ट कंट्रोल है। तुम अगर स्नेहा के कंपनी में या रोहित की कंपनी में तुम्हारा 60% होल्डिंग है शेयर, तुम उसकी कंपनी का 60% शेयर के मालिक हो, तुम बोलोगे ना कि डायरेक्टली हम उस कंपनी के मालिक हैं। अब मान लो कि ए लिमिटेड में 60% होल्ड बी लिमिटेड कर रहा है, यानी अगर स्नेहा ही तुम्हारे कंपनी में 60% होल्ड कर रही है, तो वो बोलेगी कि हम डायरेक्टली इसको कंट्रोल करते हैं, और तुम बोलोगे हम उसके अंडर कंट्रोल में हैं। अब मान लो अब तुमको हम ये बताते हैं, मान लो कि तुम स्नेहा की कंपनी में 30% होल्ड करती हो और तुम्हारी मम्मी होल्ड करती है 30%। तो तुम्हारी मम्मी तो अपनी मम्मी हुई ना, फैमिली मेंबर हुई ना, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारी रिलेटिव हुई। तुम और तुम्हारी मम्मी मिल करके, दोनों जन मिल करके किसी कंपनी में अगर 50% मतलब 51% के आसपास होल्ड करते हो या उससे ज्यादा होल्ड करते हो, तो भी तुम उसको सब्सिडरी कह सकती हो। समझ गए? तो भी सब्सिडरी ही माना जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? तो यहां पर यह कह रहा है कि अगर दूसरा एग्जाम्पल से बताते हैं। ठीक है? मान लो बाबू पूनम, तुम जो है 60% होल्ड करती हो स्नेहा के कंपनी में, और तुम 70% होल्ड करती हो रोहित के कंपनी में। तो स्नेहा और रोहित आप आपस में एक दूसरे को कॉमन कंट्रोल बोलेगा, क्योंकि वो दोनों एक ही मालिक के अंदर में है। मालिक तुम हो, तुम दोनों कंपनी को होल्ड करती हो, दोनों कंपनी में शेयर है, तो ये दोनों को अंडर कॉमन कंट्रोल बोला जाएगा। समझ गए? अब हम तुमको क्या बताए थे, जब तुम 60% डायरेक्टली होल्ड कर रहे थे स्नेहा के कंपनी में, तो वो तुम्हारी रिलेटेड पार्टी थी, और तुम भी उसके लिए रिलेटेड पार्टी थे। जब वो तुम्हारी कंपनी में होल्ड कर रही थी, तब भी वो तुम्हारे लिए रिलेटेड पार्टी थी, और तुम भी उसके लिए रिलेटेड पार्टी थे। जब तुम और मम्मी दोनों जन मिल करके उस कंपनी में होल्ड कर रहे थे, तब तुम और तुम्हारी मम्मी दोनों जन उसके लिए रिलेटेड पार्टी थे, और तुम्हारे लिए भी वो रिलेटेड पार्टी है। ठीक है? अब मान लो कि तुम जो है वो स्नेहा की कंपनी में 60%, उसके कंपनी में 70% होल्ड कर रही हो, तो तुम्हारे लिए रिलेटेड पार्टी वो दोनों है। स्नेहा के लिए रिलेटेड पार्टी तुम और वो भी है, क्योंकि तुम तो उसके होल्डिंग हो और वो कॉमन कंट्रोल में है। समझ गए ना? वो रोहित को ये नहीं कह सकती कि तुम अलग हो, क्योंकि उसका भी मालिक अलग तुम ही हो और उसकी कंपनी का मालिक तुम ही हो। समझ में आया? अगर कॉमन कंट्रोल में हम लोग फॉल करते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर ए है और ए बी को भी होल्ड करता है, सी को भी बोल सकता है, तो बी जो है ना वो सी और ए दोनों को बोलेगा कि भाई ये दोनों मेरे लिए रिलेटेड पार्टी है। समझ गए? क्योंकि ऐसा हो ही सकता है ना कि तुम अगर मान लो कि तुम्हारे मतलब अगर मान लो स्नेहा के लिए रिलेटेड पार्टी सिर्फ तुम हो, तुम दोनों कंपनी का होल्डिंग कंपनी हो, और तुम स्नेहा बोलेगी कि मेरे लिए रिलेटेड पार्टी सिर्फ पूनम है। ठीक है? तो तुम कुछ इलीगल काम रोहित से करवा करके स्नेहा के कंपनी से सामान लेकर के इलीगल के थ्रू पैसा नहीं दोगी स्नेहा को, और स्नेहा को डराओगी, धमकाओगी कि अरे वो रोहित खरीदेगा ना, तुम उससे पैसा मत लेना। ठीक है? और उसको डिस्क्लोज मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो तुम वो उसको फ्री में सामान दे देगी, रोहित की कंपनी को तुम ऑन कर रही हो, उससे तुम सामान ले लोगी, तो मार्केट में बेच लोगी। इसलिए गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो जो है जितना भी रिलेटेड पार्टी अंडर कॉमन कंट्रोल ही क्यों ना हो, वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये पहला रूल था जो खत्म हो गया। दूसरा रूल है entities which are associate or joint venture of the reporting entity relation can be indirect through subsidiary। अब हम आपको आप लोग को एक चीज समझाते हैं, अच्छे से सुनना। ठीक है? ये आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम लोग 50% तक किसी कंपनी में होल्ड करते हैं, तो हम उसको जो है वो सब्सिडरी नहीं कह सकते, 50% से ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है? तो वो मेरे लिए सब्सिडरी हो गया, हम उसके लिए होल्डिंग हो गए। ठीक है? लेकिन अगर हम किसी कंपनी में 20% तक होल्ड करते हैं, तो हम उसको एसोसिएट बोलेंगे। 20% से ज्यादा होल्ड करते हैं, लेकिन 50% के अप टू करते हैं, 50% से ज्यादा नहीं, तो भी एसोसिएट ही है। 50% से थोड़ा ही ज्यादा हुआ, 0.0001% भी ज्यादा हुआ, तो हम उसको एसोसिएट बोलना बंद करके सब्सिडरी बोलने लगेंगे। ठीक है? अब मान लो एक एग्जांपल से समझाते हैं, तुम जो है वो स्नेहा की कंपनी में 20% होल्ड करते हो या उससे ज्यादा, तो तुम उसको एसोसिएट बोलोगे, वो भी रिलेटेड पार्टी तुम्हारे लिए, तुम भी उसके लिए रिलेटेड पार्टी। वो अगर एक नॉर्मल कस्टमर है, तो वो क्या ही तुमको रिलेटेड पार्टी बोलेगी, उसका तो बुक्स ऑफ अकाउंट है ही नहीं, तुमको बताना पड़ेगा कि वो मेरे रिलेटेड पार्टी है। तो ये पहला एग्जाम्पल खत्म। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि ये भी दूसरा वही है, फिर हम एक बार समझाते हैं तीसरा। तीसरा जो है तुम लोग लिखे ही होगे मेरे ख्याल से वहां पर,
कि ए का जो है सब्सिडरी बी है और बी का एसोसिएट सी है। ठीक है, अब मेरा बात सुनो, देखो अच्छे से सुनो, तुम जो है वो स्नेहा के कंपनी की मालिक हो। कैसे मालिक हो? तुम्हारा 50% से ज्यादा उसके कंपनी में शेयर होल्डिंग है। तुम 51% लिखना एग्जाम में पूरा मार्क्स उठाने के लिए, मोर देन 50 इक्वल टू और मोर देन 51% ये लिखना। ठीक है, यही है इंस्टीट्यूट के बुक में। तो तुम जो है 51% या उससे ज्यादा उसके कंपनी की होल्ड कर रही हो, तो तुम उसकी उस रिलेटेड पार्टी हुई, तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। वो उसके कंपनी में 20% होल्ड कर रही है, रोहित के कंपनी में। ठीक है, तो डायरेक्टली तो तुम नहीं कर रही हो, लेकिन स्नेहा के थ्रू तुम रोहित की कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डलवा सकती हो कि नहीं? यस या नो? डलवा सकती हो। तुम स्नेहा को जो बोलोगी वही करना पड़ेगा, और वो चाहे तो उसके ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल मैटर में, मेन वर्ड समझो जिस पे तुमको मार्क्स मिलेगा। समझ गए? इंस्टीट्यूट का जो आंसर का एक्सप्लेनेशन है ना, जो पहला पैरा होता है ना, वो तुमको जो 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 बुक से तुम थ्योरेटिकल लर्न की रहोगे। जैसे तुमको इंस्टीट्यूट का जितना भी आंसर है, भले ही इंस्टीट्यूट खुद के मटेरियल में नहीं दिया, लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है सजेस्टेड आंसर में कि पहले रिलेटेड पार्टी वाला क्वेश्चन में तुम ये बताओ कि रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन होता क्या है। समझ गए? तो तुमको जो स्टार्टिंग में बताया रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन, कंट्रोल का डेफिनेशन और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन, ये तुमको स्टार्टिंग में लिख देना है ज्ञान के लिए। समझ गए? उसके बाद तुमको आंसर लिखना है, 5 में 5 मिलेगा। समझ गए? और वो अगर सिर्फ आप तुमको रिलेशनशिप पूछेगा कि क्या किससे रिलेटेड है, तुम सिर्फ वो बताओगी तो 5 में मिलेगा 2। वो इंटरनल है, हाइड है कि तुमको ये बताना पड़ेगा कि भाई रिलेटेड पार्टी क्या होता है। वो बोलेगा नहीं, और अपने मटेरियल में लिखा भी नहीं है रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन, वो सिर्फ रिलेशनशिप ही बताया, लेकिन जो सजेस्टेड आंसर प्रिंट होता है उसमें लिखा रहता है। समझ गए? तो तुम और रोहित भी इस केस में रिलेटेड पार्टी हुए, भले ही तुम स्नेहा के थ्रू उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डलवा रही हो, लेकिन तुम लोग रिलेटेड पार्टी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और उसी में थोड़ा सा चीज एक्सटेंड करके बताते हैं। अब मान लो कि एसोसिएट जो है ना, रोहित रोहित मेरे कंपनी में उस केस में 20% होल्ड करता है। ठीक है, तो तब हम तुम्हारे लिए रिलेटेड पार्टी नहीं हुए। यानी सब्सिडियरी का एसोसिएट यहीं तक रिलेटेड पार्टी है, एसोसिएट का एसोसिएट रिलेटेड पार्टी नहीं है। एसोसिएट का होल्डिंग है सब्सिडरी, वो भी रिलेटेड पार्टी नहीं है। समझ गए? यानी होल्डिंग से मान लो कि तुम होल्डिंग कंपनी हो, तुम्हारी सब्सिडरी है स्नेहा, स्नेहा की सब्सिडरी है मिस्टर एक्स, उसकी सब्सिडरी है मिस्टर वाई, उसकी सब्सिडरी है मिस्टर जेड, सब तुम्हारे रिलेटेड पार्टी है। लेकिन जैसे ही सब्सिडरी से एसोसिएट पे जाओगे तो एक ही बार शिफ्ट कर सकते हो। तुम्हारे सब्सिडरी से एसोसिएट तक रिलेटेड पार्टी है, एसोसिएट के बाद सब्सिडरी आई या एसोसिएट आई या कुछ भी आए, वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। समझ गए? याद हुआ ना? कोई दिक्कत है रोहित? समझ में आया क्या बोले हम? बोलो बोलो, जो बोले हैं। रुको 1 मिनट। चलो इसके बाद जो है ना नोट्स वो बताते हैं, और उम्मीद करते हैं कि यहां तक जो है वो क्लियर हो गया है आपका। ओके, और चलो एक बार आगे बताते हैं। देखो ये बोल रहा है यहाँ पे, सी नंबर पॉइंट बोल रहा है कि इंडिविजुअल विच कंट्रोल इन्फ्लुएंस रिपोर्टिंग एंटिटी रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल आर ऑल्सो रिलेटेड पार्टी। मान लो कि जो पूनम है वो स्नेहा की कंपनी में 50% से ज्यादा होल्ड कर रही है। ठीक है, तो पूनम जो है वो स्नेहा की कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी हुई। ठीक है, अब मान लो पूनम स्नेहा की कंपनी में एक साल में जो है वो 20 लाख का सामान खरीदी, तो स्नेहा को बताना पड़ेगा कि ये वो मेरे से सामान खरीदी है, इस डेट को खरीदी है, ये क्वांटिटी है, ये नंबर ऑफ पीस है, ये दाम का खरीदी है, इस क्वालिटी का खरीदी है, सब बताना पड़ेगा। अब पूनम की मम्मी खरीदी स्नेहा की कंपनी में सामान, तो क्या वो भी बताना पड़ेगा कि पूनम की मम्मी ने कितना खरीदा? यस, खरीदना पड़ेगा। तुम्हारे पापा जी ने कुछ खरीदा, तो वो भी बताना पड़ेगा उसको, क्योंकि बेटी तो तुम ही हो ना उनकी। तुम्हारे भैया ने कुछ खरीदा, तो बोल रहा है कि तुम्हारा रिलेटिव अगर कुछ खरीदेगा। अब रिलेटिव में क्या क्या आता है, नीचे आ जाओ। रिलेटिव मीन्स फादर, मदर, स्पाउस, ठीक है, सन, डाउटर, ब्रदर, सिस्टर। ठीक है, ये सब आते हैं कि अगर तुम तो उसको कंट्रोल कर ही रहे हो, तुम्हारे फैमिली में इतने लोग अगर कुछ सामान खरीदेंगे तो वो उसको अलग से बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनीज या एंटिटीज रन बाय पर्सन इन पैरा, देखो कंपनीज या एंटिटीज रन बाय पर्सन इन पैरा 3। ठीक है, जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं ना, ठीक है, जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं, ऐसे समझ लो ना कि हम तुमको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जो ई नंबर पॉइंट है ना, वो तुमको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो कोई एक इंसान है, पहले हम डी नंबर नहीं बताए हैं, ई नंबर पहले बता रहे हैं, डी बाद में बताएंगे। कोई एक इंसान है जो उस कंपनी को चला रहा है, वो उस कंपनी का डायरेक्टर है। ठीक है, तो वो डायरेक्टर उस कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। अब मान लो कि उस कंपनी का कोई की मैनेजरियल पर्सनल है। ठीक है, तो वो आदमी और उसका रिलेटिव दोनों ही इस कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी है। तुम किसी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा का शेयर तो होल्ड नहीं कर रहे हो, ना ही 20% शेयर होल्ड कर रहे हो, लेकिन तुम उस कंपनी के केएमपी हो, की मैनेजरियल पर्सनल हो, यानी तुम उस कंपनी का बहुत बड़े वैल्यूएबल पर्सन हो। अगर मार्केट में कोई ऐसा आदमी अवेलेबल हो जाए जो हल्दीराम का फॉर्मूला जानता है कि कितना आंच देना है, कितना मिठाई में देना है, कितना बेसन देना है, वो उसका की मैनेजरियल पर्सन है। मान लो कि अगर कोई जो अमूल का दूध जो बनता है उसका सारा कुछ वो जानता है, वो उसका केएमपी है।
उसको मार्केट में ऐसे ही नहीं फ्रीली छोड़ा जा सकता है, उसको हमेशा कंपनी निगरानी में रखता है। कंपनी का वो की मैनेजरियल पर्सन जो कंपनी का मेन एसेट्स है, वो इंसान भी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी। अगर वो कोई ट्रांजेक्शन करेगा तो लोग ये उम्मीद कर ही सकते हैं कि भाई इसी पर तो कंपनी टिका हुआ है, हो सकता है इसको इसने फ्री में सामान दिया हो सकता है इसको कम दाम पे दिया हो। तो अनफेयर नहीं होना चाहिए, किसी से पैसा ले रहे हो आप और किसी को फ्री में दे रहे हो क्योंकि वो उसी फैमिली उसी मतलब मालिक का जो है वो बेटा है, बेटी है, भाई है। इसीलिए कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज में अंबानी भी अगर जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं तब सामान खरीदते हैं। समझ में आया? भले ही वो पैसा उन्हीं के पास आ जाता है लेकिन एक बार पैसा देना पड़ता है बुक एंट्री के लिए। ठीक है, तो की मैनेजर पर्सन भी बताती। अब तुम लोग का ये क्वेश्चन है कौन कौन रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो रिलेटेड पार्टी में बैंक नहीं है, ट्रेड यूनियन नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस नहीं है, कॉमन एजेंट नहीं है, कस्टमर नहीं है, सप्लायर नहीं है। अब तुम खुद ही समझो, जो 6 नंबर पॉइंट हम तुमको नीचे बताया हुआ, 5 नंबर में बता दी कि कौन कौन रिलेटेड पार्टी से एग्जेम्प्टेड है। अब तुम खुद ही बताओ कि बैंक जो है, एक बैंक क्या अपना, देखो एक मिनट, गवर्नमेंट कंपनी हैव ट्रांजैक्शन विद गवर्नमेंट कंपनी, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर है। अगर गवर्नमेंट ये एक्सप्लेन ही कर देगा कि मान लो कि गवर्नमेंट का ही गन का कंपनी है और गवर्नमेंट का ही कंपनी है इंडियन आर्मी, तो गवर्नमेंट अगर बता ही देगा कि इंडियन आर्मी के कहने पर हम गन कितना बनाए, तो ये तो लीक हो जाएगा ना बात, तो ये डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। अब मान लो कि कोई बैंक है, बैंक अगर ये बता ही देगा कि स्नेहा का कितना बैंक में अकाउंट है, मतलब अकाउंट में पैसा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पीछे लोग पड़ जाए, उसको कोई पकड़ सकता है, किडनैप कर सकता है। जब समझ में आ रहा तो बैंक अपना पर्सनल पॉलिसी या गवर्नमेंट अपना पर्सनल पॉलिसी डिस्क्लोज नहीं करेगा, उनके ऊपर AS 18 अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और ना ही जो इंड AS पढ़ोगे रिलेटेड पार्टी पे वो भी अप्लीकेबल नहीं है। अब 7 नंबर पॉइंट में है कि उन लोगों को क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है। मान लो कि तुम किसी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा होल्ड करते हो, तो कंपनी तुम्हारे बारे में क्या क्या डिस्क्लोज करेगा। सबसे पहला तुम्हारा नाम क्या है, फिर तुम्हारे साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या सामान खरीदे थे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, कितना पीस खरीदे थे, एलिमेंट एक्सप्लेनिंग ट्रांजेक्शन। अब उनको बताना पड़ेगा। मान लो तुम बोलोगी ना कि हम एक बोतल जो है कोका कोला खरीदे और तुम कोका कोला के वो हो KMP हो, तो तुम कौन सा फ्लेवर वाला खरीदे थे ये भी बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कौन सा फ्लेवर था, उस टाइम में क्या आया था नया जो तुमको पसंद आ गया, सब कुछ बताना पड़ेगा। कौन से डब्बे में से तुमको दिया गया था, उसका ISI नंबर क्या था, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आगे, बैलेंस आउटस्टैंडिंग फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन, क्या तुमने पूरा पैसा दिया या कुछ बाकी भी रह गया, समझ गए, कुछ ड्यू छोड़ा तुमने या पूरा दे दिया। उसके बाद तुमको कोई डिस्काउंट दिया गया था या तुम सामान लिए और फिर तुम पैसा ही नहीं दिए, बैड डेट्स तुम्हारे नाम पे कुछ हुआ, ये सब बताना पड़ेगा। समझ गए, कोई दिक्कत? अब ये खत्म हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अब सम्स करेंगे तो सम्स एक मिनट में सारा हो जाएगा जल्दी ही। लास्ट में बोल रहा है कि डिस्क्लोज ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग रिलेशनशिप। अब कोई आदमी सिर्फ 10 दिन के लिए उस कंपनी का 51% से ज्यादा होल्ड किया या 10 दिन के लिए 20% तक होल्ड किया, उसके बाद उस कंपनी का सारा शेयर बेच दिया, उसके बाद वो पूरे साल में शायद 1-2 बार ही कभी खरीदा होगा, तो पूरा साल का बताने की जरूरत नहीं है। उतना फालतू टाइम नहीं है शेयर होल्डर और ऑडिटर के पास, और लोगों के पास भी नहीं है कि वो जाने कि अगर कोई कंपनी का कुछ इन्फ्लुएंस ही नहीं डाल रहा फिर क्या लेन देन कर रहा है, फिर हम क्यों पढ़े। इसलिए ड्यूरिंग रिलेशनशिप मतलब मान लो कि उसने 1 जनवरी को 51% खरीदा और 10 जनवरी को उस कंपनी का 51% से ज्यादा मतलब कम का मालिक हो गया, या जब कंट्रोल का केस रहेगा, या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस समझो कि अगर उस कंपनी का उसने 20% तक शेयर खरीदा 1 जनवरी को और 10 जनवरी को 5% बेच दिया, तो अब तो 15% का मालिक हो गया। ठीक है, तो 1 से 10 ही के बीच का बताइए, उसके बाद का बताने की जरूरत नहीं। क्या आपने 1 से 10 के बीच में कुछ सामान खरीदा उस कंपनी का? अगर खरीदा तो उसका 7 पॉइंट जो भी बताए वो 7 पॉइंट एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। क्या सामान था, कितना पीस था, एक्सप्लेन करिए, कुछ बाकी रखे थे क्या, डिस्काउंट मिला था क्या, बैड डेट्स हुआ क्या, यही सब। ओके, चलो अब सम्स में आ जाते हैं। AS 18 में आ जाओ, जो चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 है AS 18। इसमें आ जाइए 4.72 इंस्टीट्यूट का मटेरियल का पेज है। ओके, और रुको, कोई दिक्कत अब चाहिए तो ठीक है, ऊपर कर दें। ओके ठीक है, रुक जाओ। चलो अब सारा सम्स करते हैं हम लोग। देखो, जो इसका यूनिट नंबर 4 है, इसमें सबसे पहला जो सम्स है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाओ। इलस्ट्रेशन 1, देखो अभी इस इलस्ट्रेशन 1 में हम आ चुके हैं और ये इसका पेज नंबर इंस्टीट्यूट के मटेरियल का है 4.79। ठीक है, तुम भी आ गए, तुम पूनम आ गए हो। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन 1 में बोल रहा है कि ए जो है वो 51% बी में होल्ड कर रहा है। क्या ए और बी का रिलेशनशिप है? तो यस, अरे वो वाला रिलेशनशिप नहीं, हंसो मत, रिलेटेड पार्टी है, यस है। ठीक है, आगे बी जो है 51% होल्ड कर रहा है ओ में, तो क्या बी और ओ रिलेटेड पार्टी है? यस है। और जेड जो है वो 49% होल्ड कर रहा है ओ में। अब रुको, थोड़ा सा बात है, ए जो है ए का सब्सिडरी है बी, ठीक है, और बी का सब्सिडरी है ओ।
ओके, लेकिन ओ जो है बेचारा ओ के तरफ ही एरो आया है, मतलब ए से बी की तरफ एरो करो तो बी है, बी से ओ की तरफ एरो करो, लेकिन फिर ओ के बाद जेड में ओ की तरफ ही एरो करो, यानी जेड है होल्ड कर रहा है ओ में, यानी जेड होल्ड कर रहा है ओ में, तो ए का सब्सिडरी है बी, बी का सब्सिडरी है ओ, यहां तक तो रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। लेकिन जब ओ अच्छे से सुनना, ओ का एसोसिएट नहीं है जेड, ओ ही खुद किसी का एसोसिएट है, समझ में आया। उस केस में ए और ओ का कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान में रखना, समझ में आया, समझ में आया। अच्छे से सुनो, मान लो कि हम होल्ड करते हैं ए लिमिटेड में 51%, ए लिमिटेड करता है बी लिमिटेड में 51%, बी लिमिटेड जो है बी लिमिटेड में खुद ही कोई 30% होल्ड करता है, बी तो खुद नहीं होल्ड कर रहा है ना, मतलब हम करते हैं ए में, ए करता है बी में, बी तक मेरा रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। अगर बी किसी में 20% या उससे ज्यादा होल्ड करता है तो वो बी का एसोसिएट हुआ, तो वो उसका भाई हम भी, वो मेरा रिलेटेड पार्टी है। लेकिन बी किसी में होल्ड नहीं कर रहा है, बी में ही कोई कर रहा है, समझ गए, बी उसको एसोसिएट नहीं बोल सकता, वो बेचारा इसको एसोसिएट बोल रहा है, बी तो होल्ड नहीं कर रहा है ना। हैं, रुको रुको, नहीं 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 नहीं, ए और जेड का नहीं होगा, ए और ओ का होगा, ठीक है, ए और जेड का नहीं होगा, क्योंकि ए का जेड पर कोई कंट्रोल नहीं है। जेड बोलेगा मुझे क्या मतलब है तुमसे भाई, हम तो खुद ही होल्ड कर रहे हैं तुम्हारे ऐसे में जो किसी का सब्सिडरी है, जिसका सब्सिडरी मतलब जिसका होल्डिंग का होल्डिंग तुम हो, ठीक है, मतलब ओ का होल्डिंग ए है, ठीक है। तो जेड बोलेगा कि उससे मेरे को क्या मतलब है, हम तो भाई एक ए के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ए पे जेड का कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं, जेड तो खुद ही उसमें पैसा लगा के बैठा है ओ में, ठीक है। यहां देख लो ए का रिलेशनशिप बी और ओ के साथ है, फिर बी का भी रिलेशनशिप जो है, बी का जो मतलब रिलेटेड पार्टी है, बी का ए तो है ही क्योंकि ए उसका होल्डिंग कंपनी है, और बी का ओ भी है क्योंकि वो उसका सब्सिडियरी है। क्या बी का जो ओ मतलब सब्सिडरी है, क्या ओ किसी कंपनी में पैसा लगाया है, यस या नो, नहीं लगाया, ओ में ही कोई लगाया है, तो वो बी का रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ओके। तो वैसे ही बी का भी जेड के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब ओ के पास आते हैं, ओ बोलेगा भाई मेरा तो ए और बी के साथ रिलेशन है ही, रिलेटेड पार्टी है ही, लेकिन मेरे कंपनी का ही में जो 20% से ज्यादा होल्ड किया ना वो मेरे लिए रिलेटेड पार्टी, समझ गए, क्योंकि ओ का तो डायरेक्ट लिंक है ना जेड के साथ, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके। तो जेड भी है, और जब जेड के बारे में बात आएगा तो वो बोलेगा मेरे को बी और ए से कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ मेरा ओ ही तक रिलेशन खत्म हो जा रहा है, तो सिर्फ ओ है रिलेटेड पार्टी, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, बीच में आपको कोई एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, थोड़ा सुन लेना। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे सीए इंटरमीडिएट का, आपको उस अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा। हम लोग सीएस, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एग्जाम में 80% मैच कर जाता है, इसका पूरा गारंटी रहता है 80% के मैच होने का। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे, हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट यूट्यूब के थ्रू फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग YouTube पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। हम लोग का वेबसाइट का नाम है एलिट सीए, जो कि आपको ऐसे गूगल पर भी मिल जाएगा, और या नहीं तो आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आप YouTube पे सर्च कर लेना एलिट सीए का यूट्यूब चैनल पे, आपको ये दिखेगा कि वहां पर एडवांस अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो या एफएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दोनों दिखेगा, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, अगर आप सीए इंटरमीडिएट दे रहे हो तो जो सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट आपको हमारे वेबसाइट पर दिखेगा, जो कि थोड़ा बहुत चार्जेबल रहेगा, और वो भी गारंटीड है, और उसमें भी आपको 80% तक एग्जाम में मैच होता हुआ दिखेगा। सभी सब्जेक्ट में, लॉ में थोड़ा ज्यादा मैच करता है। अगर सीए फाइनल में आपके फैमिली में कोई है जान पहचान में, तो उनको एफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पर दिखेगा, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर दिखेगा। गारंटीड है, हाईली एनालाइज्ड एंड गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री में है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। इसमें 80% के मैच होने का गारंटी है। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होंगे, कभी भी उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे YouTube चैनल पे फ्री सब्जेक्ट, जिसको अभी हम यहाँ पे टिक किए हैं, और जो चार्जेबल सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई सीएमए कर रहे होंगे, तो सीएमए का फाउंडेशन जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में अकाउंट्स यूट्यूब पर फ्री में जाता है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसका लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। जो YouTube पर है वीडियो, उसी के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। आप बोलोगे कि YouTube पर अगर चैनल नहीं ठीक से ढूंढ पाए हम, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एग्जैक्टली नहीं ढूंढ पाए, तो आपको इस नंबर पर 9007746507 पर मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर लेना, कोई भी जो आपका मन करे, आप अपना भाई समझ करके कि हम ये भैया से बात करते हैं, जो आपको जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो तब तक आपके लाइफ में एक मेंटर का मतलब जो होता है रोल, वो हम लोग प्ले करेंगे, और हम लोग आपको तब तक साथ देंगे जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो। अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए अचीव नहीं कर लेते हो, या सीएमए या सीएस कर रहे हो तो जब तक वो अचीव नहीं कर लेते हो। हम लोग का गाइडेंस और डाउट्स
मतलब डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, ये सब पूरा फ्री है। तो आप किसी भी टाइम इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट मैच करेगा, या कैसे यूट्यूब से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे, या वेबसाइट से आपको लेना है तो कैसे बाई करें, क्या अश्योरेंस है, एवरीथिंग आप इस नंबर पर मेरे से कॉल या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। और ये दूसरा नंबर है, कृष्णा मैम का नंबर है 8017506379 पर। आप एनी टाइम जब कभी भी अटेम्प्ट दोगे उसके पहले या जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो, सीए से रिलेटेड या सीएमए से रिलेटेड या सीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, आप हम लोगों को कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जो सीएमए इंटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये दोनों फ्री है यूट्यूब चैनल पर। रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो आपको हमारे वेबसाइट से बाई करना है। हम लोग के वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, एलिट सीए है। ओके, ये हम लोग के चैनल का नाम है। और ये जो सीएमए फाइनल है, सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएफआर ये 2 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। आपके फैमिली में अगर कोई सीएमए कर रहे होंगे तो आप उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएमए के लिए रेकमेंड करना, जो कि गारंटीड है एग्जाम में इतना मैच करेगा कि वो पूरा खुशी से आपको भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे और हम लोगों को भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज उनका करियर ही पूरा बदल जाएगा। वो अगले स्टेप में चले जाएंगे। अगर वो अटके होंगे सीए इंटर में तो फाइनल में चले जाएंगे, और फाइनल में होंगे तो वो मतलब जो सीएमए है वो बन जाएंगे। उसके बाद उनका सक्सेसफुल करियर शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग का सीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जेआईजीएल और सीएमएसएल ये 2 फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। जो सीएस प्रोफेशनल है इसमें जो है वो ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल। ओके, एक और बात आपको बता दें कि हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का तो हम आपको बता दिए। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा, वो भी गारंटीड है एग्जाम के एंगल से। ओके, कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। जो क्लासेस के बारे में आपको बता रहे थे, हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आपको जिसका भी क्लासेस चाहिए होगा उसका आपको हम लोग के वेबसाइट पर अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो थोड़ा सा आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा। वो आपको अभी जो है वहां पर वेबसाइट पर थोड़ा ज्यादा प्राइस दिखेगा। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में किसी भी सब्जेक्ट का क्लासेस लेने का सोचोगे, आप मेरे को या मैम को इस नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर लेना। हम लोग आपको एक कूपन कोड देंगे, उस कूपन कोड के थ्रू आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है हम लोग के वेबसाइट पर बहुत सारा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और बहुत ही लोअर प्राइस पे। मतलब आप सोचे भी नहीं होगा, सपना में भी नहीं सोचोगे कि इतना लोअर प्राइस पर आपको वो सब्जेक्ट का क्लासेस जो है वो मिल जाएगा, जो कि आप जल्दी से जल्दी विद 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, विद 100% सम सोल्यूशन ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल, एग्जाम के एंगल से कैसे आपको सम सॉल्व करना है, सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सारा सम्स भी आपके कंट्रोल में है, और आपको कम प्राइस पर विद हाईली डिस्काउंट वाला प्राइस पर आपको मिल भी जा रहा है। ओके, तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और आपको डिस्काउंट का कूपन ले लेना है। फिर वही क्लास जो आपको वेबसाइट पर अभी थोड़ा ज्यादा में दिखाएगा वो आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और चीज कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और उसका इवैल्यूएशन हम लोग 2 डेज के अंदर, 2 to 3 डेज के अंदर करके देते हैं विद प्रॉपर रिमार्क, और कॉल पे गाइड करते हैं 24/7 कि कहां पे आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज प्लस जो क्लासेस है, इस 3 चीज में किसी भी चीज के लिए अगर आपको होगा मतलब नीड होगा, और आप चाहते हो कि आपको एकदम एग्जैक्टली वही मिले जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम को निकालने में सबसे बड़ा एक जो है वो रोल प्ले करें, एग्जैक्टली वही, आपको ज्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट का बोल करके या ज्यादा आपको गुमराह ना करें, एग्जैक्टली वही करवाएं जिससे आप जल्दी से जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट करो, तो आप इस तीनों के लिए हम लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे और हम लोग आपका पूरा साथ निभाएंगे। चलिए चलो फिर हम आपको अब आगे का जो क्लास ये है ना वीडियो है वो आपको करवाते हैं। ओके, रुको, चलो आगे करते हैं। ए का 60% वोटिंग राइट है बी में, तो है रिलेटेड पार्टी, यस या नो बोलो, दोनों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए का 22% वोटिंग पावर है सी में, यानी ए का ही बी में है 60%। ओके, और ए का सी में है 22%, तो ए के लिए बी और सी दोनों हुआ रिलेटेड पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो बेचारा बी है, बी का 30% है वोटिंग पावर सी में। ठीक है, सी में, ओके, वोटिंग राइट सी में है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि वेदर सी इज ट्रीटेड अंडर रिलेटेड पार्टी ऑफ, मतलब AS18 के थ्रू, वो क्या ए का रिलेटेड पार्टी माना जाएगा? ए का रिलेटेड पार्टी बी तो है ही। ठीक है, अच्छे से सुना, ए का रिलेटेड पार्टी बी है। ठीक है, बी को ए कंट्रोल करता है। अब बी क्या किया कि 30% होल्ड कर लिया सी में अपने सब्सिडरी के थ्रू। अच्छे से सुनो, बी अपने सब्सिडरी के थ्रू 30% सी का शेयर खरीद लिया और खुद 22% खरीद लिया। तो तुमको नहीं लगता है कि वो सी को कंट्रोल कर रहा है? समझ में आया? बी मतलब ए का बी पर कंट्रोल है, ए जो बी मतलब बी को बोलेगा वही बी को करना पड़ेगा, और बी को बोल करके वो 30% शेयर सी का खरीदवा लिया और खुद 22% सी का खरीद लिया। तो क्या ये 50% से ज्यादा हुआ? समझ में आ रहा है? तो क्लियर है? तो ये भी मतलब हाँ बोला जाएगा। ठीक है, यस बोला जाएगा, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ सी में, 3rd नंबर क्वेश्चन में। एक्स जो है वो 20, थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, ये लोग डायग्राम में भी बताया हुआ है। एक्स जो है वो 28% वोटिंग राइट होल्ड करता है वाई में, वाई 32% वोटिंग राइट होल्ड करता है जेड में। ठीक है, तुमको बोल रहा है कि क्या भैया जेड का कोई एक्स के साथ रिलेशन है? ठीक है, तुमको बस यही पूछना है। तुम बोलोगे नहीं भैया, एसोसिएट का एसोसिएट तो रिलेटेड पार्टी नहीं होता है, एसोसिएट तक रिलेटेड पार्टी है, उसका बोले है नहीं यहाँ पर काट के अभी, उसके बाद नहीं रिलेटेड पार्टी। ठीक है, तुमको इफेक्टफुल लग रहा है, समझ में आ रहा है स्नेहा? ठीक है, तुमको पूनम समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
इलस्ट्रेशन 4 इसमें बोल रहा है ना कि पी जो है बेचारा वो 80% होल्ड करता है, 80% उसका शेयर है क्यू में, ठीक है। और क्यू से मतलब पी खुद खरीदा है क्यू में 80% और क्यू को बोल करके 60% आर का खरीदवा दिया है और 80% एस का खरीदवा दिया है, ठीक है, ठीक है। अब आर को बोल करके मतलब आर के थ्रू बोल करके सबका मालिक पी ही है, ये ध्यान में रखना। आर को बोल करके वो एक्स का 65% खरीदवा दिया और एस को बोल करके वो 70% वाई का खरीदवा दिया। बोल रहे हैं क्या आर का सब रिलेटेड पार्टी है? यस। मतलब अगर तुमको ये बोला जाए कि आर के एंगल से बताइए भाई साहब, आर के एंगल से बताइए कि मतलब तुमको पी के एंगल से नहीं पूछा, तुमको बीच का कोई एक आदमी को उठा लिया और तुमको बोल रहा है इसका कौन कौन रिलेटेड पार्टी है, तो हम तुमको एक्सप्लेन करते हैं, आंसर तुम पढ़ लेना इंस्टीट्यूट का मटेरियल का। आर बोलेगा कि मेरा तो क्यू मालिक है ही भैया, वो मेरा होल्डिंग है और उसका भी जो होल्डिंग है वो मेरा रिलेटेड पार्टी है। एस के बारे में बोलेगा कि हम लोग कॉमन कंट्रोल ऑफ क्यू है, ये मेरा रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, अच्छे से सुनो, ये कॉमन कंट्रोल है। और एक्स के बारे में बोलेगा कि हम तो खुद ही उसमें होल्ड करते हैं, तो वो भी मेरा रिलेटेड पार्टी है। बस वाई के बारे में देखना पड़ेगा, वो बोलेगा कि भैया एस के थ्रू जो है वो वाई पर कंट्रोल किया जा रहा है, समझ गए। तो जो मेरे रिलेटेड पार्टी है उसके थ्रू अगर किसी पर कंट्रोल किया जा रहा है तो वो भी मेरे रिलेटेड पार्टी है। अब इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है वो देखो, आंसर तो हम देखे नहीं है, बस एक बार इंस्टीट्यूट का देखो। तो ये पी के लिए बोल रहा है, पी देखो पी लिमिटेड, अच्छा रुको, यहां पर बोल रहा है कि पी लिमिटेड मेरा है रिलेटेड पार्टी, क्यू लिमिटेड भी मेरा रिलेटेड पार्टी है, फिर एस लिमिटेड भी मेरा रिलेटेड पार्टी है, एक्स लिमिटेड भी है। और वाई के लिए वो बोल रहा है कि बोथ आर एंड वाई आर अंडर कॉमन कंट्रोल, ठीक है, आर और वाई खुद भी एक कॉमन कंट्रोल में फंस रहा है, इसलिए उसके लिए जो वाई है ना ये भी रिलेटेड पार्टी है, यानी सारा ही जितना लोग हैं सब रिलेटेड पार्टी है। समझ में आया या यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं, इलू नंबर 5 करते हैं। इलू नंबर जो 5 है ये भाई साहब ये भी बहुत ही लॉलीपॉप है, ठीक है। भोजपुरी में गाने सुने हो कि नहीं लॉलीपॉप वाला तुम लोग? तो नहीं हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये तो इजी है, ये खुद ही तुम लोग कर लेना ना। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि यूएच लिमिटेड है जिसका 100% होल्ड करता है वो सब्सिडरी 1 में, 100% होल्ड करता है सब्सिडरी 2 में। फिर वो उसका एक ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट कंट्रोल भी है एक कंपनी में। ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब होता है ना कि तुम ए और बी आपस में मिल करके सोचा ना, मतलब मुकेश अंबानी और अदानी दोनों मिल करके सोचे कि चलो किसी को खरीद लेते हैं, किसी कंपनी को, दोनों जन मिलकर, मेरे पास नहीं है, वो टाटा को खरीद लिए, टाटा भैया को खरीद लिए, तो दोनों जन मिल करके अगर कंट्रोल कर रहे हैं टाटा पे तो भी टाटा के लिए दोनों रिलेटेड पार्टी है, समझ गए। तो ज्वाइंट कंट्रोल है एक कंपनी पर, और एक एसोसिएट भी है जिसमें 28% वो लोग खरीदे हैं। तो बोल रहे हैं गिवन अबव स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप फॉर ईच ऑफ द अबव, सबके लिए रिलेटेड पार्टी क्या है वो बताइए। तो तुम बोलोगे ना कि यूएच के लिए तो भैया सभी रिलेटेड पार्टी है। ओके, सब्सिडरी 1 बोलेगा कि मेरे लिए हम जिसके कंट्रोल में हैं वो, और जो कॉमन कंट्रोल में है मेरे साथ वो, ये दोनों मेरे रिलेटेड पार्टी है। समझ में आ रहा है? मतलब देखो अच्छे सुनो, मेरा जो होल्डिंग है ना वो मेरे लिए रिलेटेड पार्टी हुआ, और उस होल्डिंग का और कोई सब्सिडरी है मेरे अलावा तो वो मेरे कॉमन कंट्रोल में हुआ। डेफिनेशन जो बताया सबसे पहला रिलेटेड पार्टी का, ठीक है, अंडर कॉमन कंट्रोल, तो वो भी रिलेटेड पार्टी हो गया। लेकिन मेरे होल्डिंग का कोई एसोसिएट है वो मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो मेरा कोई सब्सिडरी है, मेरा कोई सब्सिडरी है और उसका कोई एसोसिएट है तो वो मेरे रिलेटेड पार्टी है, लेकिन मेरे होल्डिंग का कोई एसोसिएट है वो मेरे रिलेटेड पार्टी नहीं है, ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो सब्सिडरी 1 बोलेगा कि भैया वही है सब्सिडरी 1 बोलेगा कि भैया मेरे लिए जो है वो मेरा जो मालिक है होल्डिंग वो तो है ही, और उसका एक और सब्सिडरी है वो भी मेरे लिए है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सब्सिडरी 2 का भी वैसे ही बोलोगे कि उसका जो मालिक है यूएच वो है, और ये मतलब मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए हो, ज्वाइंट कंट्रोल में उसका एक ही मालिक होगा, ज्वाइंट कंट्रोल में उसका सिर्फ जो जो उसको कंट्रोल कर रहा है सिर्फ वही उसका है, समझ गए, सिर्फ वही उसका रिलेटेड पार्टी है, उसका कोई सब्सिडरी है या उसका कोई एसोसिएट है वो नहीं माना जाता, ये याद रखने का चीज है, ठीक है। और एसोसिएट बोलेगा कि सिर्फ मेरे को मतलब उसी से है, भाई तुम लोगों के साथ तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। समझ गए? क्लियर है? एसोसिएट सिर्फ अपने अपने जो है इसमें देखता है कि उसमें कौन 20% होल्ड करता है, सिर्फ वही है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। यहां पर देखो अगला वाला इलस्ट्रेशन में बोल रहा है कि मिस्टर रॉबर्ट जो है वो 70% शेयर होल्ड करता है पी लिमिटेड का, तो होल्ड करता है, वेरी गुड। क्या उनकी बीवी ने कोई ट्रांजैक्शन किया, वो रिलेटेड पार्टी है? तुम बोलोगे यस यस है, बीवी आती है रिलेटेड पार्टी में, ठीक है, स्पाउस तो आती है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर तुमको अगला बोल रहा है इलस्ट्रेशन 7 कि मिस्टर रॉबर्ट जो है वो एमडी है उस कंपनी का, 5 लाख रुपया वो सैलरी लेते हैं, और उनकी जो बीवी है वो 10 दिन के लिए 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक ये किए, मतलब उस कंपनी के इसमें रहे, और 1 जुलाई को वो छोड़ दिए काम, और 31 मार्च 2002 को जो है अगर ये बनाया जाए तो तुम बोलोगे साल तो शुरू होता है अप्रैल से लेकर के मार्च तक, और 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31 मार्च 2002 तक अगर एक साल पकड़ा जाए तो अप्रैल मई जून ये 3 महीना तो वो रही, मतलब वहां पे वो आदमी, मान लो कि मिस्टर ए की जो वाइफ है ना वो उस कंपनी से कोई सामान खरीदी और मिस्टर ए उस कंपनी में 3 महीना काम किया, समझ गए,
तो उस बीच में जो उनकी वाइफ खरीदी ना, वो रिलेटेड पार्टी उस ड्यूरेशन के लिए रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो यहां पर भी वही बोल रहा है कि जो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून के बीच में जो ट्रांजैक्शन फॉल करेगा भैया उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको, बिकॉज उस बीच में आप उसके रिलेटेड पार्टी थे, इसीलिए वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ठीक है। इलस्ट्रेशन 8 बोल रहा है कि यूके बैंक जो है वो 23% शेयर होल्ड करता है। यूके बैंक, थोड़ा डायग्राम से समझो, ठीक है। यूके बैंक जो है वो 23% शेयर वोटिंग पावर होल्ड करता है पी लिमिटेड में, ठीक है। एंड प्रोवाइड अ लोन ऑफ 20 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया मार्केट रेट के हिसाब से पी लिमिटेड को, ठीक है। 23% वो शेयर होल्ड करता है, हेंस हैज पावर टू नॉमिनेट 1 मेंबर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अब इस बेचारे के पास ये पावर आ चुका है कि वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वोटिंग दे सकता है, किसी एक पर्सन का नाम बोल सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इस आदमी को आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखिए। 10 आदमी या 15 आदमी, जितना भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उन लोगों को इंक्लूड करना होगा, एक आदमी का अधिकार इसके पास भी आ गया कि इस आदमी को आप बीओडी बनाइए। तो बोल रहा है कि डिटरमाइन, ये जो यूके बैंक है क्या ये पी लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी है, यस या नो, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि क्योंकि यूके बैंक जो है वो 23% शेयर होल्ड करता है पी लिमिटेड में, तो उसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो हम लोग कह ही सकते हैं, ठीक है। आगे, बैंक इज ऑल्सो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस टू पी लिमिटेड। अब बैंक ने उसको लोन भी दिया है, ठीक है। तो पार्टीज लाइक प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस आर डीम्ड टू बी नॉट कंसीडर्ड एज रिलेटेड पार्टी इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल डीलिंग। हम तुमको बताया ना कि बैंक के साथ कोई ट्रांजेक्शन होता है तो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो अगर उस कंपनी का सिर्फ शेयर खरीद रहा है। अच्छे से सुनो, मान लो कि तुम एक बैंक हो, तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदे, तो वो कंपनी बता देगा तुम्हारे साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो। लेकिन अगर तुम उसको लोन दे दिए तो तुम एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो गए, फिर जो कोई ट्रांजैक्शन हुआ वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। हाउएवर दिस एग्जम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल टू यूके बैंक इन द केस सिंस इट एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर पी लिमिटेड, ठीक है। तो 23% वोटिंग उसके पास है, तो यूके बैंक उसका रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, क्योंकि बैंक का ये कहना है कि हम उसके रिलेटेड पार्टी नहीं है, हम एग्जम्पशन में फॉल कर रहे हैं। तो बैंक ये एग्जम्पशन या पी लिमिटेड ये एग्जम्पशन अवेल नहीं कर पाएगा। समझ गए? ओके, समझ में आया? यहां पर यूके बैंक को उसका रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। समझ गए? रिलेटेड पार्टी माना जाएगा कि नहीं, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि डिस्क्लोजर देगा कि नहीं, उसका बात नहीं बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि भैया हम उसको लोन भी दिए, 23% होल्ड भी किए, ठीक है। यहां सिर्फ ये पूछा है, एग्जाम में अगर पूछता कि डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है, तो उसके लिए अलग से एक्सप्लेनेशन करते। इंस्टीट्यूट अपना आंसर में ये बोल ही सकते कि डिस्क्लोजर भी देंगे, रिलेटेड पार्टी भी है, लेकिन तुमको जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही बोलना कि रिलेटेड पार्टी है कि नहीं, तो वो उसका रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। एक बार फिर से इसका मतलब समझाते हैं। बोल रहा है कि द बैंक इज ऑल्सो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस टू पी लिमिटेड, बैंक उसको लोन भी दिया है। एज पर AS 18 पार्टीज लाइक प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस आर डीम्ड नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पार्टी इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल डीलिंग, रुको not to be considered as a related party in the course of normal dealing by virtue of only of those dealings, ठीक है। However this exemption will not be available to UK bank in this case since it exercise significant influence over। चलो इसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में एक बार एक्सप्लेन करके और समझाते हैं। मान लो कि अगर वो एक बैंक है और वो उस कंपनी में कोई शेयर वेयर होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लो वो एक बैंक है और उस कंपनी में वो कोई शेयर होल्ड नहीं कर रहा है, वो उस कंपनी को सिर्फ लोन दिया है, तब वो रिलेटेड पार्टी में नहीं माना जाएगा और डिस्क्लोजर का जरूरत नहीं है। अच्छे सुनना पूनम, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। अगर एक बैंक है और वो किसी कंपनी को लोन दिया है, तब वो डिस्क्लोजर के लायक नहीं है, तब डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। तुमको ये आंसर में क्या लिखना है कि अगर उसने लोन ही दिया है, सिर्फ लोन दिया तब वो रिलेटेड पार्टी में नहीं माना जाएगा, डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन है तो आप क्यों डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन वो जो बैंक है ना, वो सिर्फ लोन ही नहीं दे रहा है, वो बैंक लालची है, वो बैंक उस कंपनी का शेयर भी होल्ड किया है 23% का। इसका मतलब एक रास्ते से तो एग्जेम्पशन मिल रहा था, लोन के रास्ते से, लेकिन उस बैंक ने थोड़ा लालच किया और उसने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी क्रिएट कर दिया उस कंपनी पर। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के चलते उस बैंक का एग्जेम्पशन जो था फ्रॉम डिस्क्लोजर वो रद्द हो गया। अब वो उस कंपनी का रिलेटेड पार्टी माना जाएगा और उस बैंक के साथ कोई लेन देन हुआ तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझ गए? जनरली कोई भी कंपनी लोन उसी बैंक से लेता है, एज पर लॉ, जो तुम लोग पढ़ोगे सीए फाइनल का सेट ए में पढ़ोगे, लोन उसी कंपनी से ले सकता है, उसी बैंक से ले सकता है जो बैंक इस कंपनी के एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा जो है वो शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया है, वो बैंक इस कंपनी का। समझ गए? तो भैया तुम 23% कर दियो, तो उस एंगल से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो क्रिएट हो रहा है, तो वो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। समझ गए? यहाँ पे ये नहीं सोच सकते कि वो बैंक है तो सिर्फ लोन दो, शेयर क्यों खरीदे मेरे कंपनी का, शेयर खरीदे तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे साथ हुआ कोई भी ट्रांजैक्शन है वो डिस्क्लोज होगा बिकॉज तुम रिलेटेड पार्टी हो। अब जो इसका 9 नंबर है वो समझते हैं। 9 नंबर समझते हैं। बोल रहा है कि पी लिमिटेड है जो 22%, डायग्राम से समझते हैं। पी लिमिटेड है 22% शेयर, पी लिमिटेड का जो है ना 22% शेयर एंड वोटिंग राइट है क्यू लिमिटेड में। गुड्स सोल्ड किया 1 अप्रैल को 5 लाख रुपए का, ठीक है, क्यू लिमिटेड को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2001 को 30 जून मतलब 1 अप्रैल को क्या हुआ, 30 जून को क्या हुआ, ईयर एंड को क्या हुआ वो बता रहा है। गुड्स जो उसको 5 लाख का बेचा गया था, ठीक है,
तो इस बीच में क्या है ना कि 30 जून को उसने 22% शेयर होल्डिंग बेच दिया उस कंपनी का, और क्लोजिंग ऑफ द ईयर में जो है उसके बाद जो है वो गुड्स 15,000 का 15 लाख का फिर से उस कंपनी को उसने बेचा। अच्छे से सुनो, जो पी लिमिटेड है ना, पी लिमिटेड है, उसने 5 लाख का सामान बेचा क्यू लिमिटेड को 1 अप्रैल को, 5 लाख का सामान बेचा, ठीक है। और पी लिमिटेड उस कंपनी में 20% क्यू लिमिटेड में होल्ड कर रहा था, ठीक है, 1 अप्रैल को। 30 जून को क्या हुआ ना कि उसने उस कंपनी का जो 22% होल्ड कर रहा था वो बेच दिया, ठीक है। और 30 जून के बाद 31 मार्च को उसने 15 लाख का सामान, इस बीच में 30 जून के बाद और 31 मार्च के पहले इस ड्यूरेशन में उसने 15 लाख का सामान और बेचा उस कंपनी को, यानी पी ने क्यू को बेचा। तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक ही तो उसका 22% होल्ड करके रखा था, उसके बाद तो बेच ही दिया। तो ड्यूरिंग द रिलेशनशिप पीरियड ही सिर्फ जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका आप डिस्क्लोजर दीजिए, उसके बाद जो भी आप उसको बेचे उसका डिस्क्लोजर का जरूरत नहीं है, समझ गए। तो तुमको यहाँ पे 5 लाख का ही दिखेगा मेरे ख्याल से आंसर, ऊपर में 5 लाख का ही दिया होगा, और उसके बाद बोल रहा है कि जो उसके बाद का है वो डिस्क्लोज नहीं होगा। अब ये जो है इलू नंबर 10, ये बहुत अटेम्प्ट से हम इंतजार कर रहे हैं कब पूछेगा इंस्टीट्यूट, लेकिन पूछ ही नहीं रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इंस्टीट्यूट इसको बहुत बार आरटीपी में पूछ चुका है। देखो बोल रहा है कि नर्मदा लिमिटेड जो है वो 90 लाख का सामान बेचा गंगा लिमिटेड को, ठीक है। और नर्मदा लिमिटेड में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो 100% शेयर होल्ड करता है गंगा लिमिटेड का। तुमको नहीं लगता है कि मतलब नर्मदा लिमिटेड ही गंगा लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है? नर्मदा लिमिटेड का जो बोर्ड ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर है वही तो 100% शेयर होल्ड करता है गंगा लिमिटेड को। तो 90 लाख का जो सामान उसको बेचा, क्या पता उससे पैसा नहीं लिया होगा, क्योंकि उसी का तो मैनेजिंग डायरेक्टर उस कंपनी का मालिक है, 100% शेयर है उसके पास उस कंपनी का। तो क्या ये दोनों कंपनी आपस में ये है रिलेटेड पार्टी है? तो उसका जो चीफ अकाउंटेंट है वो आपस में झगड़ा कर लिया और बोल रहा नहीं नहीं रिलेटेड पार्टी नहीं है, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। तो तुमको एक्सप्लेन करके बाबू ये बताना है कि पहले रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है। तो उसमें तुमको वो वर्ड यूज करना है कि शेयर होल्डर या डायरेक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस कंपनी में, या आपकी कंपनी का केएमपी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस कंपनी को ओन या कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करता है, तो उस कंपनी के साथ जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ वो भी माना जाएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है। इस हिसाब से भैया डिस्क्लोजर जरूरी है, और वो जो चीफ अकाउंटेंट है वो रॉन्ग बोल रहा है, डिस्क्लोजर जरूरी है, समझ गए। उम्मीद करते हैं कि सारा सम्स आपको समझ में आ गया। अब जो इसका लास्ट का 2 सम्स है वो चुटकी पुटकी है, सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन है, ये एकदम से छोटू पोटू सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि केएमपी जो है वो रिसीव किया 9 नंबर में आना, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में 9 नंबर में आना। केएमपी जो है वो रिसीव किया 2.5 लाख रुपया फ्रॉम हिज सर्विस पीरियड इतना से इतना के बीच में, और उसके बाद वो काम छोड़ दिया, तो कब से कब तक का डिस्क्लोज होगा? तो खुद बताओ, जब से जब तक काम किया भैया, समझ गए। तो आगे 10 नंबर भी वैसे ही है, बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड सोल्ड किया सोल्ड गुड्स टू इट्स एसोसिएट ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर इंडेड इतना, और आफ्टर दैट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है। गुड्स वेयर सप्लाइड एज वेयर सप्लाइड टू एनी अदर ऑर्डिनरी कस्टमर, डिसाइड वेदर द ट्रांजैक्शन ऑफ इंटायर ईयर, क्या इंटायर ईयर का जरूरी है या जब तक रिलेशनशिप था उसके बाद तो सीज हो गया, तो जब तक था तभी तक का बताना जरूरी है। और ये 11 नंबर के जैसा हम ऑलरेडी आपको पहले करवा चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं कि एम जो है यहाँ पर वो एस का रिलेटेड पार्टी है, और एस देखो अच्छे से समझो, एम 61% एस में होल्ड कर रहा है, ठीक है। एम 61% एस में होल्ड कर रहा है, तो एम और एस के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद एस होल्ड कर रहा है एफ में, तो उसके बीच में भी है, मतलब वो भी एक दूसरे का रिलेटेड पार्टी है। अब अच्छे से समझो, जो एफ है ना वो होल्ड नहीं कर रहा है, एफ में ही खुद होल्ड किया जा रहा है सी के द्वारा, ठीक है। तो एम और एस का कोई, एम और सी का कोई रिलेशन नहीं है उस, ओके। एम का रिलेटेड पार्टी जो है वो एस और एफ ही है, सी नहीं है, ओके। एस का रिलेटेड पार्टी जो है वो एम और एफ है, ठीक है, एम और एफ है, उसका रिलेटेड पार्टी सी नहीं है। एफ का रिलेटेड पार्टी एस और सी है, और सी का रिलेटेड पार्टी ओनली एफ है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, फिर से बताएं। एम है एस है एफ है और सी है, क्या बोल रही हो? एफ कहा, एफ का एम भी है, करेक्ट, कॉमन कंट्रोल हो गया ना, ठीक है, उसका सोल्डिंग आउट एकदम सही, वेरी, वही तो टेस्ट कर रहे थे कि तुम लोग जगे हुए हो या सो रहे हो। तो ये एस खत्म हो गया, ओके। और चलो अब मजा करो, इसके बाद दूसरा वाला करवाएंगे, ठीक है।